नमस्कार। आज की इस क्लास में हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मध्य जो हाल ही के दिनों में जो संघर्ष अभी जो चल रहा है, इस संघर्ष की हम बात करेंगे। आखिरकार एक लंबे समय से इन दोनों देशों के मध्य जो संघर्ष चल रहा है, एक देश द्वारा दूसरे देश को देश की मान्यता नहीं देना, तो आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है। तो अब आज इस क्लास में हम इसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। और आप जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा और मैंने भी एक स्टेटमेंट लिखा है कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह है। आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट, ये जो कथन है प्रसिद्ध फिलोसोफर, जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स का है। ध्यान दीजिएगा, कार्ल मार्क्स। देखिए, आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है। जिस तरह से एक अफीम अपने आप या अफीम के नशे में, यानी धर्म भी एक अफीम की तरह एक नशा हो गया है कि धर्म के नाम पर जिस तरह से जो भी हाल ही में जो संघर्ष चल रहा है, तो कहीं न कहीं इसकी जो मूल जड़ है, इस जड़ में कहीं न कहीं धर्म आपको नज़र आएगा। तो आज इस मुद्दे को हम पूरे डिटेल के साथ में हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे कि आखिरकार जो कार्ल मार्क्स का जो कथन है या प्रसिद्ध जो फिलोसोफर है जर्मन, तो इन्होंने कहा कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से एक अफीम का नशा जब लोगों में चढ़ता है, वैसा का वैसा धर्म का जो नशा है वो भी एक अफीम की तरह ही है। और ये जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन, इन दोनों देशों के मध्य जो नशा है, तो कहीं न कहीं ये नशा धर्म से जुड़ा हुआ है। तो आज इस क्लास में हम पूरा ये जानने का प्रयास करेंगे और आखिरकार जो इस संघर्ष की जो जड़ है वो कहीं न कहीं जो पूर्वी यरूशलेम है। तो आज अपन जानना चाहेंगे कि ये जो पूर्वी यरूशलेम है, जहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है, तो इस संघर्ष के पीछे पूर्वी यरूशलेम ही क्यों है। तो इसको अपन धर्म से जोड़ करके इसको थोड़ा सा इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। तो आप हल्का सा इस चीज़ को समझने का प्रयास जरूर करें। देखिए, इज़राइल व फ़िलिस्तीन के मध्य संघर्ष, ध्यान दीजिएगा, इज़राइल व फ़िलिस्तीन के मध्य संघर्ष, ये जो संघर्ष की जो जड़ है, इसकी जो शुरुआत हुई, आपको बता दूं कि इस जड़ के पीछे जो मूल कारण है वो पूर्वी यरूशलेम, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी यरूशलेम। और इसी पूर्वी यरूशलेम से 7 मई से यहाँ पर ये जो संघर्ष है ये शुरू हुआ पूर्वी यरूशलेम से। और आपको बता दूं कि आप न्यूज़पेपर में या फिर आप टीवी में इस चीज़ को आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, आपको बता दूं कि अरब देशों का जो फ़िलिस्तीनी जो अरब देश है या फ़िलिस्तीनी जो अरब के जो लोग हैं, उन लोगों का एक आतंकवादी संगठन है। और इस संगठन के द्वारा आपको बता दूं कि फिर से फ़िलिस्तीनी जो राष्ट्र, इसकी फिर से जो मांग या फिर से उसको अस्तित्व में लाने के उद्देश्य से इन्होंने जिस तरह से इज़राइल के ऊपर जो मिसाइलें दागी है, और आपको जान करके ये बहुत बड़ा ताजुब होगा कि उसमें से लगभग 1000, 1150 या 1000 के आसपास जो मिसाइलें थी, उसमें से अधिकांश मिसाइलों को इज़राइल ने उसको रोक लिया है, यानी मार्ग में ही उसको नष्ट कर दिया। तो इस ऐसी जो टेक्नोलॉजी, यानी कह सकता हूँ कि एक तकनीकी से इज़राइल ने अपनी सुरक्षा तो कर ली है, लेकिन ये खतरा अभी तक रुका नहीं है, संघर्ष चल रहा है। तो ये चीज़ आपको सोचनी। तो एक आप इसमें लिख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमास। ये हमास क्या है, मैंने आपको बताया कि फिलिस्तीनी अरब के जो लोग हैं, फिलिस्तीनी अरब लोगों का एक आतंकवादी संगठन, आतंकवादी संगठन, ठीक है। और ये आतंकवादी संगठन चाहता है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र फिर से आए, फिर से उसका अस्तित्व हो,
इसकी मांग को लेकर के इन्होंने जिस तरह से इजराइल के साथ में जो घटनाक्रम हुआ है, और आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर जो तेल अवीव जो क्षेत्र है वहाँ पर या उसके आसपास जितने भी क्षेत्र है उस पर उन्होंने गोलीबारी की है, या कह सकता हूँ कि जिस तरह से मिसाइलें दागी है। तो इस मिसाइलों को इजराइल काफ़ी हद तक अपनी टेक्नोलॉजी से इजराइल की सुरक्षा करने में सफल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो जिस तरह से आपको बता दूं कि इस तरह से जो हमास जो आपका आतंकवादी संगठन है उनके द्वारा जो दागी गई जो मिसाइलें थी उसको रोकने में जो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा। और उस टेक्नोलॉजी का नाम है आयरन डोम एंटी मिसाइल। ध्यान दीजिएगा, आयरन डोम एंटी मिसाइल, आयरन डोम एंटी मिसाइल। ठीक है, अब देखिए इस मिसाइल में आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये एक ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट का, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आप समझ सकते हो कि मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती। ध्यान दीजिएगा, मिसाइलों को हवा में ही मार गिराना। इसके साथ साथ ये जो आपका एंटी जो मिसाइल है ये अपने टारगेट को 4 से 70 किलोमीटर तक पहचान लेती है। इसके साथ साथ आपको पता है कि इस आयरन डोम जो एंटी मिसाइल है इसमें आपको पता है कि जो लॉन्चिंग जो सिस्टम है ट्रक पे होता है कि एक ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ले जाया जा सकता है। और इसमें 5 लॉन्चर होते हैं और 20 मिसाइलों को एक साथ दाग सकता है। ठीक है, तो कितने लॉन्चर? 5 लॉन्चर, ठीक है, और एक साथ 20 मिसाइलें दागने की क्षमता। ठीक है, एक साथ 20 मिसाइलें दागने की क्षमता है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 लॉन्चर है और 5 लॉन्चर की सहायता से एक साथ 20 मिसाइलें दागी जा सकती। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसी आयरन डोम एंटी मिसाइल से ही इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी से जो हमास जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीनी, तो इसके द्वारा जो दागी गई मिसाइलों में से लगभग आपको बता दूं कि करीबन 1050 मिसाइलों में से 850 मिसाइलों को ही हवा में ही मार गिराया, हवा में ही मार गिराया। तो कह सकता हूं कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ नागरिकों की वहाँ पे मौत भी हुई है लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और जहाँ पे इन्होंने जो इस तरह से मिसाइलें दागी है वो क्षेत्र तेल अवीव क्षेत्र है। अपन समझेंगे तेल अवीव क्षेत्र को भी। तो आखिरकार जो ये जो दोनों देशों के मध्य जो संघर्ष है, संघर्ष के पीछे क्या जड़ है, थोड़ा सा हम इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसको देखने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आपको बता दूं जो आपका पूरा जो मिडल जो ईस्ट है या फिर मिडल जो ईस्ट है उस पर ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर का क्या था, यहाँ पे उसके अधीन ये पूरा क्षेत्र था। और उस पूरे हिस्से पर अधिकार किसका था? ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो अभी अपन बात करते हैं फिलिस्तीन, तो जो फिलिस्तीन वाला जो हिस्सा था वो कहीं न कहीं ब्रिटेन के कब्जे में था या ब्रिटेन के अधिकार में था। ध्यान दीजिएगा, फिलिस्तीन वाला जो हिस्सा था, फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर में था। यानी जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये फिलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर में था। और ब्रिटेन ने या फिलिस्तीन पर आपको बताऊं 1919 से लगा करके 1948 तक शासन किया। और उस समय आपको पता है कि इजराइल का अस्तित्व नहीं था। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय या उसके बाद से इजराइल का अस्तित्व नहीं था। यहाँ पर इजराइल का अस्तित्व नहीं था, ये चीज आपको ध्यान देनी है।
इजराइल का अस्तित्व नहीं था, फ़िलिस्तीन था, और फ़िलिस्तीन पर ब्रिटेन ने 1919 से 1948 तक शासन किया यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी, इजराइल का उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपको थोड़ा सा मैं मैप पैटर्न से भी इसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। हल्का सा आप मैप बना सकते हो, इसका मैप से भी अपने इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये पूरा इस तरह से था। तो इसमें अधिकांश जो ये आपका फ़िलिस्तीन था, और लेकिन यहाँ पर आपको बताऊँ इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में जो आपका फ़िलिस्तीन ब्रिटेन के अंडर में था, और उस दौरान आपको पता है कई ऐसे जो यहूदी थे वो यहाँ पर आकर के बचने शुरू हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस दौरान यानी 1919 से 1948 तक कई ऐसे यहूदी जो यहाँ आकर के बचने शुरू हो गए। ये जो आपका इलाका है इसके बाहर का, तो ये जो मैंने डॉटेड किया है, तो इसके आसपास जितने क्षेत्र हैं यहाँ पे सारे यहूदी लोग आए। ठीक है, ये यहूदी लोग यहाँ पे आकर के बसने शुरू हो गए। ठीक है, तो धीरे धीरे जब आपको बता दूं कि फिर क्या हुआ था कि यहूदियों के मध्य और अरब जो आपके अरबी जो लोग थे, या फिर अरबों के मध्य धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, दोनों के मध्य झगड़े शुरू हो गए। और इस झगड़ों से आपको पता है कि ब्रिटेन तंग आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि दोनों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट यानी यहूदी व अरबों के मध्य संघर्ष, अरबों के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। और इस संघर्ष के कारण ही आपको ध्यान देना, चूंकि आपको पता है पहले इजराइल का अस्तित्व नहीं था, लेकिन इस 1919 से 1948 तक यहाँ पे खूब सारे यहूदी लोग आकर के यहाँ पे बसने शुरू हो गए। और फिर आपको पता है इन दोनों के मध्य संघर्ष हो गया, और इस संघर्ष की वजह से ही आपको पता है आखिरकार ब्रिटेन ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया कि भाई इस तरह से आए दिन झगड़े जब बढ़ रहे थे तो उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था ब्रिटेन। तो उस वजह से ब्रिटेन ने यहाँ से जाने का फैसला किया। और जैसे ही ब्रिटेन ने जब जाने का फैसला किया, तो आपको बता दूँ ब्रिटेन ने क्या किया था, जब जाने का फैसला किया था तो ब्रिटेन ने आपको पता है यूएन मसौदे के अनुसार जाते जाते यहाँ पर दो देशों में इस क्षेत्र को बांट दिया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ब्रिटेन ने यूएन मसौदे के अनुसार इन क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में या कितने देशों में तोड़ दिया? 2 देशों में। एक देश तो आपको पता है जहाँ पे यहूदियों का जो बाहुल्य था, ठीक है, जहाँ पे यहूदी ज़्यादा रहते थे, तो यहूदियों का जो क्षेत्र था जहाँ यहूदी लोग रहते थे, यहूदी बाहुल्य, तो इसको तो नाम रख दिया इसने इजराइल। ठीक है, और सेकंड था जो अरबों का जो ज़्यादा था या अरबों का जो बाहुल्य था, उसका नाम रख दिया फिलिस्तीन। ऐसी घोषणा ब्रिटेन ने 1948 में की। ध्यान दीजिएगा, 1948 में ऐसी घोषणा ब्रिटेन ने की कि भाई यहूदी बाहुल्य वाला देश इजराइल, और जहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो अरब बाहुल्य है तो उसको इन्होंने फिलिस्तीन। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपको अंदर वाला दिख रहा है, ये पूरा जो इधर आपको बताऊं कि ऊपर सीरिया है, इधर आपका जॉर्डन है, ठीक है, इधर मैं कह सकता हूँ इस्लामिक कंट्री सीरिया ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इजिप्ट, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो आपका इस्लामिक जो कंट्री है, तो ये पूरा का पूरा आपका फिलिस्तीन, और ये जहाँ पर यहूदी ज़्यादा थे ये देश आपका इजराइल। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटेन ने जाते जाते इस तरह से 2 देशों का निर्माण कर दिया यूएन मसौदे के अनुसार। अब देखिए एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपको बता दूं कि उस समय सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल जगह थी यरूशलेम, और आपको बता दूं कि यरूशलेम में यहूदी
ईसाई और मुसलमानों का, तीनों का ही यहाँ पे पवित्र स्थल है। ध्यान दीजिएगा, यरूशलेम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ से हमारी जो मेन जो जंग है, मेन जो इन को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, इसकी जगह ही यरूशलेम है। तो यरूशलेम की बात करूं तो इस यरूशलेम में तीनों धर्म, ध्यान दीजिएगा, किस किस का, यहूदी, ठीक है, और इसके बाद में आपको पता है यहूदी के बाद में ईसाई और मुसलमान, ठीक है, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन तीनों का जो पवित्र स्थल है वो यही है, यरूशलेम, ठीक है, पवित्र स्थल। तो पवित्र स्थल होने की वजह से यरूशलेम अपने आप एक विवादित क्षेत्र बन गया। और उस समय आपको पता है कि जब ये बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल की वजह से इस क्षेत्र को बिल्कुल एक ऐसा जोन घोषित कर लिया, उस जोन का नाम उस समय रखा गया था स्पेशल इंटरनेशनल जोन। इस विवाद की वजह से ही इस यरूशलेम को क्या घोषित कर दिया, स्पेशल इंटरनेशनल जोन। और इनके दोनों देशों के मध्य एक संबंध, या फिर कह सकता हूं कि इस शहर पर या इस जगह पर कोई भी देश अधिकार नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पेशल इंटरनेशनल जोन का मतलब कोई भी देश यहाँ पे अधिकार नहीं करेगा, कोई भी देश अधिकार नहीं करेगा, ठीक है, यानी कोई भी देश यहाँ पे अधिकार नहीं करेगा। ये चीज हुई। अब लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसा इजराइल द्वारा तो मान लिया गया कि भाई ठीक है, बात यूएन मसौदे के अनुसार ये बात स्वीकार कर ली गई। और 1948 में इजराइल देश जो है वो अस्तित्व में आया, आपको पता है 1948, ये आपको ध्यान देना है। और इजराइल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन ध्यान देना, जो फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन से लगने वाले जो अरब कंट्रीज है, अरब कंट्री ने ऐसा, या इस यूएन का जो प्लान था, इस प्लान को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको पता सीरिया है, जॉर्डन है, ये जो अरब कंट्री जो फिलिस्तीन से सीमा लगती, उन्होंने इस यूएन प्लान को खारिज कर दिया। और आपको बता दूं कि उन्होंने इस तरह से जो अपना जो अलग से जो जिस तरह से देश बने थे, इस प्लान को ही उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इस वजह से 1948 और 49 में इजराइल और अरब देशों के मध्य संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, बस यहीं से इस चीज़ की शुरुआत होती है। तो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यानी 1948 और 49 में, 1948-49 में इजराइल वर्सेस अरब देशों के मध्य युद्ध। और आपको पता है कि जब युद्ध हुआ और इस युद्ध में इजराइल जीत गया, और इजराइल ने क्या किया कि जब इस युद्ध में जीतने के बाद मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने कई ऐसे क्षेत्रों पर आपको पता है अधिकार कर लिया। आपको पता है अधिकांश जो क्षेत्र है उसको उन्होंने लगभग ले ही लिया। और उसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो जगह थी, इसकी अपन बात करें तो यरूशलेम। तो इजराइल ने क्या किया था, पश्चिमी यरूशलेम, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी यरूशलेम जो ये जगह है, इस जगह को लगभग कवर कर लिया। क्योंकि आपको पता है ये फिलिस्तीन है, और फिलिस्तीन के अंदर यरूशलेम का जो पश्चिम वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसका नाम था पश्चिमी यरूशलेम, ठीक है। ये आपका है पश्चिमी यरूशलेम। इसको इस युद्ध के अंदर इजराइल द्वारा छीन लिया गया, ठीक है। तो इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि इजराइल विजयी रहा। और इस युद्ध में आपको बता दूं कि पश्चिमी यरूशलेम ये किसके पास आया, इजराइल के पास, ठीक है। तो यानी पश्चिमी यरूशलेम इजराइल के पास में आ गया। अब रही बात कि ये जो पीछे जो इलाके रह गए हैं आपके, तो ये आपका पूर्वी यरूशलेम और बाकी वाली जो जगह है ये है आपके फिलिस्तीन। यानी इस युद्ध में पश्चिमी यरूशलेम का जो अधिकांश भाग का वेस्टर्न जो आपका यरूशलेम है, ये किसके पास में आ गया, आपके इनके पास। और फिर आपको पता है कि इस संघर्ष के बाद में धीरे धीरे पूरे विश्व में जहाँ कहीं भर भी यहूदी लोग थे, वो धीरे धीरे इस
इजराइल की ओर मूव करने लगे। अधिकांश यहूदियों का इस इजराइल की ओर आगमन होता है और दिनों दिन अरब और इजराइल के मध्य संघर्ष बढ़ता जाता है। और ये संघर्ष बढ़ते बढ़ते आपको बता दूं कि इस तरह से दुनिया भर के जो यहूदी लोग यहाँ आकर बसने लगे तो अरबों के साथ यहूदियों का संघर्ष अपने आप में बढ़ गया। और 1948-49 में जो कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो संघर्ष हुआ था दोनों देशों के, अरब और आपके इजराइल के मध्य, फिर 1967 में, ध्यान दीजिए, 1967 में इजराइल और अरब के मध्य फिर से युद्ध छिड़ गया। तो पहला युद्ध 1948-49 और सेकंड जो है वो आपको ध्यान रखना है 1967 में। 1967 में फिर से इजराइल वर्सेस आपके अरब देश, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य फिर से आपका कॉन्फ्लिक्ट या फिर जो युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि लगभग 6 दिन ये युद्ध चला था। और इस युद्ध में आपको बता दूं कि आपके इजराइल के द्वारा आपको बता दूं कि पूरे के पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया। जो इनके पास क्षेत्र नहीं था, जैसे पूर्वी यरूशलेम नहीं था और इधर वाला जो इलाका है वेस्ट बैंक, ये पूरा का पूरा वेस्ट बैंक है। इसका नाम लिख सकते हैं आप, वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक जो क्षेत्र है ये जॉर्डन कह देना। और इधर आप थोड़ा सा मैं अलग कलर से बताना चाहूँगा, इस वेस्ट बैंक के अधीन ही आपका इधर वाला जो ये पूरा इलाका, इसको पूर्वी यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं। और इधर आपको पता है इजिप्ट के पास एक क्षेत्र है गाजा पट्टी, आपने नाम सुना होगा। और जो हमास के द्वारा जो आपके इस तरह से रॉकेट लॉन्च किया वो इस क्षेत्र से भी किया, ये गाजा पट्टी, ध्यान दीजिएगा, जो इजिप्ट के अधिकार में गाजा पट्टी, ठीक है, उस समय इजिप्ट के पास में थी। इन दोनों क्षेत्रों में अधिकार कर लिया। इसके साथ साथ वेस्ट बैंक का जो जॉर्डन के पास और इसके साथ साथ पूरा का पूरा जो इलाका था उस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। ध्यान से समझना, इस युद्ध में आपको पता है गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक। और वेस्ट बैंक में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पूर्वी यरूशलेम, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चूंकि विवाद की जो जड़ है वो पूर्वी यरूशलेम ही है। इसमें साथ साथ आपको पता वेस्ट बैंक की जगह है पूर्वी यरूशलेम, ठीक है। तो वेस्ट बैंक, यहाँ पे अधिकांश जो क्षेत्र इसको अपन पूर्वी यरूशलेम के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस पर कब्जा किसका हो गया? इजराइल का। अब अपन बात करते हैं कि आपको पता है 1967 से पहले आपको पता है कि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता था और इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता था। अब देखिए, इस यरूशलेम को लेकर के मैंने आपके ऊपर कथन लिखा है कि धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है। और वैसे के वैसे आपको पता है कि पूर्वी यरूशलेम जो जगह है, इसको लेकर के, चूंकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, लेकिन इजराइल इस पूरे के पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। और आपको पता है कि यूएनओ द्वारा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है यूएनओ द्वारा इसका कई बार विरोध किया गया। यूएनओ द्वारा इसका कई बार विरोध किया गया कि भाई इस तरह से इजराइल का पूरे यरूशलेम पर एक अधिकार जताना कहीं न कहीं ये सही नहीं है, ये रूख इजराइल का सही नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि आपको पता है अमेरिका ने भी इस संदर्भ में कई बार कोशिश की और अमेरिका को पता था कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो विवाद की जड़ है वो कहीं न कहीं यरूशलेम है, पूर्वी यरूशलेम, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि 1967 से पहले इजराइल द्वारा पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानना और फिलिस्तीन द्वारा केवल और केवल पूर्वी यरूशलेम, जो मैं आपको दर्शा रहा हूँ अलग से, ये जो आपको इलाका दिख रहा है वाइट वाला, ये पूरा का पूरा आपका पूर्वी यरूशलेम है, जिसमें वेस्ट बैंक, ये जो इस इलाकों को मैं जो डॉटेड कर देता हूँ, ये आपका पूर्वी यरूशलेम। ठीक है, ये पूर्वी है। चूंकि 1967 में पूरा का पूरा इस पे कब्जा हो गया इजराइल का, उसके बाद में विवाद शुरू हो गया। इसके साथ साथ इस विवाद की एक जड़ ये भी है, आपको ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण, चूंकि आपको बताऊं कि जो पूर्वी यरूशलेम है, इस पूर्वी यरूशलेम में जो आपके बताऊं कि तीनों धर्मों के जो लोग हैं, चूंकि धर्म की बात करेंगे यहाँ पे
चाहे यहूदियों की बात करो, ईसाइयों की बात करो, चाहे मुसलमानों की बात, तीनों का पवित्र जो स्थल है वो यहीं पर है। इन्हीं तीनों धर्मों के जो लोग हैं, इन तीनों का जो पवित्र स्थल है वो इसी यरूशलेम है, पूर्वी यरूशलेम। तो ये चीज आप लिख सकते हो, यानी क्या लिखोगे, यानी पूर्वी यरूशलेम में मैं 2-3 आपको धार्मिक स्थल बता रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस पूर्वी यरूशलेम में। आपको पता है कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे एक टेम्पल माउंट है, ध्यान दीजिएगा, जगह है टेम्पल माउंट। टेम्पल माउंट, ये जो टेम्पल माउंट है ये यहूदियों और ईसाइयों का, यहूदियों व ईसाइयों का पवित्र स्थल है, पवित्र स्थल। ठीक है, यानी यहूदी ऐसे मानते हैं कि हमारा जो इस धरती का जो निर्माण या इस दुनिया का जो निर्माण हुआ, इसकी आधारशिला इसी जगह से हुई, इस वजह से इस क्षेत्र को क्या मानते, पवित्र मानते। इसके साथ साथ मुसलमानों की बात करूं तो यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है, ध्यान दीजिएगा, अल अक्सा मस्जिद। नंबर 2 लिख सकते हो, अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद। इसके साथ साथ आपको पता है जीसस का मकबरा भी यहां पर भी, ठीक है, जीसस का मकबरा। तो ये जो अल अक्सा जो मस्जिद है, इसमें आपको ध्यान देना है कि ये मुसलमानों का मक्का और मदीना के बाद में पूरे विश्व का तीसरा सबसे जो पवित्र जगह है वो यही है, ध्यान दीजिएगा। अल अक्सा मस्जिद है मक्का व मदीना के बाद, मक्का व मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल। ठीक है, यानी मुसलमानों का ये तीसरा पवित्र स्थल है। तो इस वजह से अपन बात कर रहे हैं कि तीनों ही धर्मों की जो जगह है, कहीं न कहीं ये तीनों ही जगह है ना, ये कहां पर है, पूर्वी यरूशलेम। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने तीनों जगह बताई है सबसे महत्वपूर्ण है और विवाद की जड़ यही है। चूंकि धर्म से जब अपन जर्मन फिलोसोफर की बात, मार्क्स की बात की हमने, कार्ल मार्क्स की, तो इन्होंने कहीं न कहीं इस कथन में जो धर्म शब्द डिफाइन किया है, तो धर्म का मतलब है कि तीनों धर्मों के लोग जब यहाँ पे है यही की जगह पर, तो इस यरूशलेम या पूर्वी यरूशलेम को लेकर के जो विवाद है, तो विवाद के पीछे एक जड़ ये है, ध्यान देना, महत्वपूर्ण चीज है। और आपको बताऊं, तीनों ही एक ही जगह होने की वजह से ये अधिकार क्षेत्र में, या अधिकार की मैं बात करूं तो ये यरूशलेम, सॉरी, इजराइल के पास में है। लेकिन ध्यान देना, पूर्वी जो यरूशलेम है यहाँ पे आबादी अधिकतर आपको पता है मुस्लिम है। इस वजह से जो पवित्र जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जो आपके ईस्ट जो यरूशलेम है, यहाँ पर यहूदी लोग जा नहीं पाते। यहूदी लोग वहाँ पर अंदर जाकर के पूजा अर्चना नहीं कर सकते, केवल और केवल जो इधर वाली जो वेस्टर्न जो आपके वॉल है, वेस्टर्न वॉल तक ही जाते हैं, आगे वो नहीं जा पाते हैं। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह से इस नियम को या इस मिथक को तोड़ने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था, एक इजराइल के लीडर थे, और आपको बताऊं उस लीडर का नाम था एरियल शेरोन। ध्यान दीजिएगा, एरियल शेरोन, इजरायली लीडर। बात करते हैं इजरायली लीडर एरियल शेरोन की, एरियल शेरोन। तो इस एरियल शेरोन ने सन 2000 में इस मिथक को तोड़ा। और एरियल शेरोन साहब, आपको बताऊं कि जो आपका टेम्पल माउंट है, इस टेम्पल माउंट के अंदर जाकर के इन्होंने पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना की इस वजह से आपको पता है कि अरबों और यहूदियों के मध्य, ईसाइयों के मध्य कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट होते हैं, युद्ध होते हैं, दंगे होते हैं। इस वजह से आपको पता है कि इसमें कई सारे यहूदी और कई सारे आपके जो इजरायली लोग थे उनकी जान भी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कहीं न कहीं जो आपका पूर्वी यरूशलेम है और वर्तमान समय में जो आपका संघर्ष हो रहा है वो क्षेत्र भी आपका पूर्वी यरूशलेम है। ठीक है, तो इस पूर्वी यरूशलेम में ही आपको पता है कि जो आपका हमास जो आतंकवादी संगठन है, तो इस क्षेत्र में कई जो विवाद की जो जड़ है वो कौन है, आपके पूर्वी यरूशलेम। इसके साथ साथ एक चीज़ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 1970 से पहले आपको बताऊँ कि यरूशलेम के अंदर अपन बात करते हैं कि 16 देशों की एम्बेसी थी यहाँ पे, यानी 16 देशों का यहाँ पे राजदूतावास था, एम्बेसी थी।
और बात करूं 1980 में, ध्यान दीजिएगा 1980 के अंदर आपको पता है यूएन का एक बहुत बड़ा, चूंकि यूएन इस क्षेत्र को ही या फिर जिस तरह से इजराइल का जो यरूशलेम पर जो अधिकार 1980 में जब इस तरह से यूएन का जो फैसला आया था इस क्षेत्र को गैर कानून घोषित करने के बाद में जो यरूशलेम में 16 देशों का जो एम्बेसी थी उसको वापस से तेल अवीव जो क्षेत्र है उसमें शिफ्ट करा दिया, उसको कर दिया गया। और उसके बाद में शायद 1995 में अमेरिका ने भी या अमेरिकी जो कांग्रेस ने एक ऐसा कानून पारित किया कि भविष्य में इसकी जो राजधानी है वापस से इसको यरूशलेम में या इन दूतावास को यरूशलेम में कैसे शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर के भी ऐसा कानून पारित किया गया। लेकिन उसमें भी कई छोटी मोटी खामियां रखी थी। उन्होंने कहा कि मान लो ऐसा करने के दौरान यदि इंटरनेशनल या फिर जो आंतरिक सुरक्षा है यदि वो प्रभावित होती है तो कहीं न कहीं हम इस कानून को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये कानून को इसको अपन सुरक्षा की दृष्टि से इसको इस फैसले को टाल भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस दौरान आपको पता है चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो या फिर ओबामा हो, इन दौरान इन जो राष्ट्रपतियों ने इस चीज़ को हमेशा अवॉइड किया था। ऐसा करने का उन्होंने प्रयास किसी ने नहीं भी किया था। लेकिन आपको बताऊं कि इजराइल और अरब देशों के मध्य जो शांति समझौता की मध्यस्थता करने वाला जो सबसे बड़ा देश अमेरिका है। और आपको बता दूं कि इस तरह से जब आपको पता है यूएन असेंबली में जब इजराइल के खिलाफ यरूशलेम पर एक रिजोल्यूशन लाया गया था, उस पर आपको पता है कि भारत ने उसके विपक्ष में वोट किया था, अमेरिका के और इजराइल के। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि दोनों देशों के मध्य या अरब का इजराइल के साथ में अच्छे संबंध हो, इसको लेकर के भी प्रयास किया गया। आपको पता है यूएई और इजराइल के मध्य अगस्त 2020 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बहुत बड़ा समझौता करवाया था, अब्राहम समझौता। ये भी आप भली भांति जानते हो। इसके साथ साथ बहरीन और इजराइल के मध्य भी सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने समझौता कराया। इसके साथ साथ सूडान और इजराइल के मध्य भी अक्टूबर 2020 में जो शांति समझौता कराया। तो कहीं न कहीं ये जो इस तरह से जो समझौते जो या प्रयास जो किए गए थे, तो वो प्रयास कहीं न कहीं इस वर्तमान समय में कहीं न कहीं अप्रासंगिक आपको नज़र आते हैं कि वापस से, चूँकि इजराइल और फ़िलिस्तीन का संघर्ष बहुत लंबे समय से है। आपको बताऊँ 1948 से जब से संघर्ष शुरू हुआ, जब से एक दो देशों की जो मान्यता यूएन मसौदे के अनुसार जब ब्रिटेन देकर गया था, उसके बाद से इन दोनों देशों के मध्य जो विवाद है धर्म को लेकर के, एक जगह को लेकर के, चूँकि मेन जो जड़ है पूर्वी यरूशलेम है। क्योंकि पूर्वी यरूशलेम में तीनों जो समुदाय है, तीनों समुदायों का जो पवित्र स्थल होने की वजह से इस जगह को धर्म से जोड़ा जा रहा है। और वर्तमान में आपको पता है कि धर्म के सामने जिस तरह से गोला बारूद, इसमें कई ऐसे निर्दोष लोगों की भी जाने गई है। तो कहीं न कहीं चीज़ को धर्म से जोड़कर देखते हैं कि धर्म का जो नशा है ना, धर्म का जो यानी धर्म लोगों के लिए अफीम से भी बहुत ज़्यादा इसका नशा है, कहीं न कहीं अफीम से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से ही जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने इसको संज्ञा ऐसी दी, ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी चीज़ को देख सकते हैं। तो ये विवाद जिसका कहीं न कहीं जो मूल जो जड़ है वो जड़ है आपकी पूर्वी यरूशलेम। तो पूर्वी यरूशलेम जहाँ पे तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल होने की वजह से ये अलग अलग धर्मों के जो लोग इस क्षेत्र को अपना अपना मानते हैं, इस वजह से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो विवाद है वो बहुत बढ़ गया है। और इससे पहले जितने भी विवाद हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये विवादित नहीं रहा, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। लेकिन एक बार में इजराइल ज़रूर अपनी टेक्नोलॉजी से इस मिसाइलों को नष्ट करने में सफल रहा, लेकिन हो सकता है कि ये विवाद कितने लंबे समय तक बना रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इस तरह से जो बहुत ज़्यादा विवादित जो मुद्दा है अभी हाल ही के दिनों में चर्चा में है, तो इसके पीछे के कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस कारणों को मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया। तो आप थोड़ा सा इसका समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। आप मैप में भी जा कर के देखना, तो इस तरह से गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी यरूशलेम, ये सारी जो जगह है, सीरिया, आपके जॉर्डन, ठीक है, इजिप्ट, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।